गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। बात करने वाले अपन 7th यूनिट की। ठीक है, तो मेरे चैनल को फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ देखते रहो, मेरी हर एक क्लास अटेंड करते रहो। अपना जो टॉपिक था वो कौन सा था? अपना जो टॉपिक था वो अपन मस्तिष्क के बारे में देख रहे थे। मैंने मस्तिष्क के पार्ट बताए थे आपको, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब अपन देखते हैं कि जो मस्तिष्क की जो पूंछ होती है वो कैसी होती है, वह कैसी होती है। 3 चीजों के बारे में मैंने बता दिया था। अग्र मस्तिष्क के बारे में बता दिया, मध्य मस्तिष्क के बारे में मैंने बता दिया, मध्य मस्तिष्क के बारे में बता दिया था, पश्चिम मस्तिष्क के बारे में भी मैंने क्या किया था, बता दिया था। नेक्स्ट चौथा हेडिंग डालना, मस्तिष्क की पूंछ। मस्तिष्क की पूंछ, फटाफट हेडिंग डालो। मस्तिष्क की पूंछ क्या होती है? मस्तिष्क की पूंछ क्या होती है कि जो मस्तिष्क के जो नीचे वाला जो एक हिस्सा आपने देखा होगा, एक पूंछ की तरह सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है, वही मस्तिष्क की क्या है? पूंछ है। वही मस्तिष्क की क्या है? पूंछ है। इसका आकार कैसा होता है? बेलनाकार आकार होता है। कैसा आकार होता है? बेलनाकार आकार होता है। मैंने मस्तिष्क की स्ट्रक्चर बनाई थी तो उस टाइम मैंने ये बताया था, ये लास्ट की जो पूंछ होती है इसकी, ये कौन सी है? मस्तिष्क पूंछ है। इसी को मस्तिष्क पूंछ बोलते हैं। कैसे शेप होता है इसका? बेलनाकार, बेलन की तरह गोल, एकदम बेलनाकार शेप की होती है ये। और ये क्या करती है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। क्या करती है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसका क्या काम है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है ये। क्या करती है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती है ये। ठीक है, मेन इसका काम अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना है। बेलनाकार आकार की होती है, जो क्या कहलाती है? मस्तिष्क पूंछ कहलाती है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, मेरुरज्जु। ये सब मस्तिष्क के पार्ट हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है? जो मस्तिष्क का जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, मस्तिष्क का जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होता है, जो पश्च भाग होता है, वह क्या करता है? थोड़ा फैलकर किसमें खुल जाता है? आगे जाके रीढ़ की हड्डी में खुल जाता है। किसमें खुल जाता है? जो लास्ट का जो भाग होता है, लास्ट का जो भाग होता है वह कुछ इस तरह से रीढ़ की हड्डी में खुल जाता है। लास्ट का जो भाग होगा वहां आगे जाकर किसमें खुल जाएगा? रीढ़ की हड्डी में। हेडिंग डाल दी मेरुरज्जु, हेडिंग डाल दी। जो अपना 5वां चैप्टर है वो कौन सा है? मेरुरज्जु का है। मेरुरज्जु क्या होती है कि मेरुरज्जु जो पीछे का जो मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है, जो मस्तिष्क के पश्च भाग होता है, मस्तिष्क का कौन सा? जो पश्च भाग होता है, उस पश्च भाग से मेरुरज्जु थोड़ी सी नलिका के रूप में जाके किसमें खुलती है? रीढ़ की हड्डी में खुलती है। किसमें खुलती है? रीढ़ की हड्डी में। रीढ़ की हड्डी के अंदर ये खुलती है। किसमें खुलती है? रीढ़ की हड्डी में। मेरुरज्जु लास्ट में जाकर रीढ़ की हड्डी में जाके खुल जाएगी। और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो किसकी बनी होती है? जो रीढ़ की हड्डी होती है वो किसकी बनी होती है? कशेरुकाओं। किसकी बनी होती है? कशेरुकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं की बनी होती है। ध्यान रख लेना ये चीजें। रीढ़ की हड्डी कशेरुकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कशेरुकाओं की। दूसरी चीज देखो कि इसके मध्य क्या होता है? एक तंत्रिका नाल होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पहली चीज तो किसकी बनी होती है? कशेरुकाओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कशेरुकाओं की बनी होती है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है? एक तंत्रिका नाल होता है। क्या होता है?
तंत्रिका नाल होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक तंत्रिका नाल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, ये ऊतक कैसे रक्षित करते हैं? जो मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो ऊतक को कैसे रक्षित करते हैं? ये ऊतक कैसे रक्षित करते हैं? नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये ऊतक कैसे रक्षित करेंगे? कैसे करेंगे? क्या होता है, जो मस्तिष्क होता है वो बहुत ही कोमल अंग होता है। मस्तिष्क जो होता है अपनी पूरी बॉडी का सबसे कोमल भाग होता है, सबसे सॉफ्ट भाग होता है, जो जो क्या करता है, इसको सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। तो जो ऊतक होते हैं वो मस्तिष्क को कैसे सुरक्षित रखते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो जो मस्तिष्क होता है अपनी बॉडी का सबसे सरल, जो सबसे कोमल भाग होता है, सबसे कोमल अंग होता है, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसको सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए जो मस्तिष्क होता है वो किसमें स्थित होता है? अस्थियों का बना एक बॉक्स होता है। जो मैंने बताया था, जो कपाल होता है वो क्या है? अस्थि ही है, कपाल है। कपाल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी क्या है? अस्थिया है, अस्थिया ही है खोपड़ी, कपाल। तो ये क्या करती है? एक पूरा बॉक्स बना रहता है मस्तिष्क के बाहर की तरफ। मैंने बताया था डायग्राम के अंदर कि जो मस्तिष्क के बाहर की तरफ होता है पूरा एक कपाल जो होता है, खोपड़ी होती है, वह किसकी बनी होती है? अस्थियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अस्थियों की बनी होती है। कपाल जो खोपड़ी होती है वो किसकी बनी होती है? अस्थियों की बनी होती है, ताकि ये क्या करे? मस्तिष्क की रक्षा कर सके। क्या कर सके? मस्तिष्क की रक्षा कर सके, ताकि इससे जो बाहर की जो चोट वगैरह लगती है, जो आघात लगते हैं, उससे क्या कर सकती है? ये खोपड़ी क्या कर सकती है? रक्षा कर सकती है। ये 3 लेयर की होती है, मैंने बताया था। इसके अंदर क्या भरा होता है? तरल पदार्थ भरा होता है, ये भी मैंने बताया था, अच्छे से क्लियर कर दिया था। तो जो खोपड़ी होती है वो किसकी बनी होगी? अस्थियों की बनी होगी। क्या काम करती है? मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, 3 लेयर की बनी होती है, और ये बाहरी आघातों से, जो चोटों से मस्तिष्क की रक्षा करती है। और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की रक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी मैंने अब जस्ट अभी बताया, मेरुरज्जु आगे किस में खुलती है? रीढ़ की हड्डी में खुलती है। तो रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की। किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की। किसकी रक्षा करेगी? मेरुरज्जु की रक्षा करेगी। तो ये ऊतक इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। जो अस्थियां रहेगी वो तो किसकी रक्षा करेगी? दिमाग की, अपने मस्तिष्क की। जो रीढ़ की हड्डी रहती है, बहुत कड़क भाग रहता है, वो क्या किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है? मेरुरज्जु को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ भी ले, ऊतक कैसे रक्षित करते हैं, पूछ भी ले। तो पादपों की वृद्धि के बारे में लिखना, वृद्धि के बारे में लिखना कि क्या होता है कि जो पादपों की असमान गति होती है, पादपों की असमान गति होती है, उस असमान गति को अपन क्या कहते हैं? अनुक्रमणीय गति। क्या कहते हैं? अनुक्रमणीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुक्रमणीय गति। पादपों में समन्वय, पादपों में समन्वय। तो पादप एक ही दिशा में गति नहीं करके असमान अलग अलग दिशाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। दिशाओं में, असमान दिशाओं में क्या होते हैं? फैलते जाते हैं। तो उस गति को अपन क्या कहते हैं? अनुक्रमणीय गति कहते हैं। उस गति को कौन क्या कहेंगे? अनुक्रमणीय गति कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्थिति गति। नेक्स्ट हेडिंग डालना, स्थिति गति। स्थिति गति।
इसमें क्या होता है कि इसमें दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस गति में दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो वृद्धि हुई है उसमें अनुक्रमणीय गति में क्या था कि दिशा का प्रभाव पड़ता है कि असमान दिशा में गति होनी चाहिए पौधों की, पूरे पौधे जो होते हैं फैलने चाहिए। लेकिन स्फीति गति में दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे किसी भी दिशा में गति करें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनमें क्या होता है कि जो स्फीति कोशिकाएं होती है, स्फीति गति वाली जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं की गति में परिवर्तन आने के कारण जो गति होती है यह किसी भी दिशा में हो सकती है। स्फीति गति मतलब कि इनकी जो कोशिकाओं में किसी भी दिशा में गति हो सकती है। तो स्फीति कोशिकाओं पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह किसी भी दिशा में हो सकती है, यह गति कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह जो गति होती है, यह जो गति होती है किसी भी दिशा में हो सकती है, किसी भी दिशा में हो सकती है। तो यह गति किसी भी दिशा में हो सकती है। यह गति कौन सी कहलाती है? स्फीति गति। कौन सी कहलाती है? फटाफट नोट करो, कौन सी कहलाएगी? स्फीति गति कहलाती है। कौन सी कहलाती है? स्फीति गति कहलाती है। ठीक है, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, दो गति और है। नेक्स्ट तीसरी हेडिंग डालो, अनुवर्ती गति। अनुवर्तनी गति। अब अनुवर्तनी गति क्या होती है? पौधों में अनुवर्तनी गति क्या होती है? पौधों के अंदर अनुवर्तनी गति क्या होती है? इसमें दिशा का निर्धारण करती है। यहाँ क्या करती है? ये भी क्या करेगी? दिशा का निर्धारण करती है। इसके ऊपर दिशा का प्रभाव पड़ता है कि ये किस दिशा में इसकी गति हो रही है। इसके ऊपर दिशा का प्रभाव पड़ता है कि यह किस दिशा में यहाँ गति हो रही है। और यह स्थिर पौधों द्वारा एक वक्रता गति भी करती है, गोल गति। वक्रता मतलब राउंड गति, वक्रता गति भी इसमें होती है। किसमें? अनुवर्ती गति में क्या होती है? इसके ऊपर दिशा का प्रभाव पड़ता है। दिशा का प्रभाव क्या होता है? दिशा का प्रभाव पड़ता है कि किस दिशा में गति हो रही है, इसके ऊपर फर्क पड़ता है। लेकिन इसके साथ इसमें कौन सी गति भी होती है? वर्तनी गति भी होती है, गोल वर्तनी गति भी होती है। और उद्दीपन के आधार पर अनुवर्तनी गति अनेक प्रकार की होती है। इसमें जो उद्दीपन होता है, उद्दीपन के आधार पर इसमें जो उद्दीपन हो रहा है, उस उद्दीपन के आधार पर जो गति होती है, इसमें बहुत अलग अलग तरह की गतियां होती है। पहली देख लो, प्रकाशानुवर्तन। पहली कौन सी मान ले? पहली है प्रकाशानुवर्तन, दूसरी है जो प्रकाश की प्रेजेंट में हो, दूसरी है प्रकाश की तरफ हो, ऊपर की तरफ गति हो, वो हो गई प्रकाशानुवर्तन। दूसरी है गुरुत्वानुवर्तन, जो जमीन के नीचे की तरफ गति हो, वो कौन सी हो गई? गुरुत्वानुवर्तन। तीसरी हो गई रसायनुवर्तन। तीसरी हो गई लेफ्ट राइट कहीं भी रसायनुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, ये सारी गतियां किसमें आती है? अनुवर्तनी गति के अंदर आती है। अनुवर्तनी गति में दिशा का प्रभाव पड़ता है कि ये किस दिशा में गति हो रही है। प्रकाश की तरफ हो रही है तो प्रकाशानुवर्तन, जमीन में जड़ों की वृद्धि हो रही है जमीन की तरफ तो कौन सी हो गई? गुरुत्वानुवर्तन। और दूसरी किसी दिशा में हो रही है तो रसायनुवर्तन। तो इसके ऊपर दिशा का 100% प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? 100% प्रभाव पड़ता है। प्लस इसमें वक्रता गति भी होती है। इसमें जो पौधे होते हैं वो राउंड गति भी कर सकते हैं, वक्रता गति भी होती है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, अनुचलन गति। अनुचलन गति, अनुचलन गति। चौथी कौन सी हो गई? अनुचलन गति हो गई। अनुचलन गति की बात करें तो इसके ऊपर दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके ऊपर क्या नहीं पड़ता? दिशा का प्रभाव, इसके ऊपर दिशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अनुचलन अनुवर्ती गति की बिल्कुल उल्टी है। इसके ऊपर ना तो दिशा का प्रभाव पड़ेगा, प्लस इसमें जो पौधा होता है
ये पहले की लाइन नोट कर दो, फिर आपको एक पॉइंट समझाती हूँ। हेडिंग डाल दी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक तो पहली चीज की दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें संपूर्ण पादक या उसके जो भाग होते हैं वह स्थान परिवर्तन भी होता है। इसके अंदर जो पौधे होते हैं, पौधे जो होते हैं अपना स्थान भी बदल देते हैं। पौधों के जो भाग होते हैं, पत्ती है, जड़ है, जो भी है, फूल वगैरह है, ये अपना क्या करते हैं, स्थान भी परिवर्तन कर देते हैं, स्थान भी बदल देते हैं। स्थानीय, तो ऐसी गति कौन सी हो गई, अनुचलन गति हो गई। इसमें क्या होता है कि पहली चीज दिशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरी चीज की जो पौधे होते हैं वह अपना स्थान बदल देते हैं, पौधे अपना स्थान परिवर्तन कर देते। क्या करते हैं, इसमें स्थान परिवर्तन कर देते हैं, अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले भी जाते हैं। तो ऐसी गति कौन सी हो गई, अनुचलन गति हो गई। कौन सी हो गई, अनुचलन गति हो गई। अनुचलन गति भी अनेक प्रकार की होती है। अनुचलन गति भी उद्दीपन के आधार पर, उद्दीपन के आधार पर अनुचलन गति के भी कुछ भाग हैं। ये भी प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुचलन, ये भी प्रकाश की तरफ गति करती है, प्रकाशानुचलन हो गया। दूसरा हो गया ताप अनुचलन। ताप अनुचलन मतलब ताप के हिसाब से भी ये गति करती है कि जहां ज्यादा ताप होगा तो ये हो सकता है कम स्थान, ताप वाले स्थान पर चली जाए। अगर इसको ज्यादा ताप चाहिए तो ज्यादा ताप वाले स्थान पर पौधा चला जाए। तो ये गति कौन सी हो गई, तापानु अनुचलन हो गई। प्रकाश की तरफ होने वाली गति प्रकाश अनुचलन हो गई। तो ऐसी गति जिसमें कोई दिशा का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लस ऐसी गति जिसके अंदर पौधे क्या करते हैं, अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं, जिसके अंदर पौधे अपना स्थान ही बदल देते हैं, या पौधे या फिर उसके भाग, पौधे या फिर उसके भाग अपना स्थान बदल देते हैं। ऐसी गति कौन सी कहलाती है, अनुचलन गति कहलाती है। ठीक है, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक एक थोड़ा पॉइंट के बारे में बताती हूँ। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, प्रकाशानुवर्तन गति, और दूसरी है गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति ऐसी गति जो प्रकाश की तरफ होती है। मैंने अभी बताया था, जो प्रकाश की तरफ हो, जिसमें पौधा क्या करे, प्रकाश की तरफ गति करे, ऊपर की तरफ बढ़ता जाए, प्रकाश की तरफ गति करे। गुरुत्वानुवर्तन में क्या हो गया, जो जमीन की तरफ गति करे, जो नीचे की तरफ गति करे, जो पृथ्वी की ओर गति करे, जो पृथ्वी की ओर गति करे, तो वह कौन सी गति हो गई, गुरुत्वानुवर्तन गति हो गई। कौन सी गति हो गई, गुरुत्वानुवर्तन गति हो गई। दूसरा देखो, इसमें जो हार्मोन काम आता है, इसमें जो हार्मोन काम आता है वो कौन सा हार्मोन हो गया, ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का, इसमें ऑक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है ये गति। किसके द्वारा नियंत्रित होती है, ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा ये गति क्या होती है, नियंत्रित होती है। ऑक्सिन हार्मोन इस गति को नियंत्रित करता है, ऑक्सिन हार्मोन इस गति को नियंत्रित करता है। तीसरी एक लिखो, जलानुवर्तन। जलानुवर्तन, तीसरी गति लिखो जलानुवर्तन गति, और एक लिखो रसायनुवर्तन गति। तीसरी लिखो जलानुवर्तन गति और एक लिखो रसायनुवर्तन गति। जलानुवर्तन गति क्या होती है, जलानुवर्तन गति क्या होती है, जिसकी नमी के कारण पादप की गति, जिसकी जल के कारण पादप की गति। कुछ पौधे आपने देखा होगा ऐसे होते हैं जो जल की वजह से बढ़ते हैं, उनको सिर्फ जल चाहिए होता है, मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नमी के कारण पौधों की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो वह वृद्धि कौन सी कहलाएगी, जलानुवर्तन वृद्धि कहलाएगी। क्यों, क्योंकि इनकी गति किसकी वजह से हो रही है, जल की वजह से हो रही है। जैसे मनी प्लांट का पौधा ले लो, मनी प्लांट का पौधा क्या ज्यादातर क्या होता है, पानी के अंदर ही गति करता है।
पानी के अंदर ही वृद्धि करेगा। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो सिर्फ पानी की वजह से, जल की वजह से, नमी की वजह से गति करते हैं, तो वहां कौन सी गति हो गई? जलानुवर्तन गति हो गई। ठीक है, वहां कौन सी गति हो गई? जलानुवर्तन गति हो गई। और जो इस प्रकार की गति है वो थोड़े उच्च श्रेणी के पादपों में आती है। ऐसे पौधे जो जल की वजह से गति करते हैं उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर आते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइटा सिर्फ पानी में गति करता है, नमी की वजह से गति करता है। इसका लिख लो एग्जाम्पल, कौन सा है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा जो पादप है, ब्रायोफाइटा जो पादप है वो सिर्फ नमी की वजह से गति करता है। किसकी वजह से? नमी की वजह से। रसायनवर्तन गति क्या होती है? जो पौधे के जो भाग होते हैं, पराग नली पौधे में सबने देखी होगी। तो पराग नली क्या होती है? बीजांड की ओर गति करती है। किसकी ओर? ये सब अपन देखेंगे बाद में। तो जो पराग नली होती है, ये मान लो फूल है, यहाँ बीच में एक पराग नली होती है। क्या होती है? पराग नली होती है। तो ये किसकी तरफ गति करती है? बीजांड की तरफ गति करती है। किसकी तरफ गति करेगी? बीजांड की तरफ वृद्धि करना। ठीक है, बीजांड की तरफ वृद्धि करना। पराग नली का बीजांड की तरफ वृद्धि करना, बीजांड की तरफ वृद्धि करना, बीजांड की तरफ वृद्धि करना। कौन सी गति? रसायनवर्तन गति। कौन सी गति? रसायनवर्तन। ठीक है, अब देखो थोड़ा अपन पादप हार्मोन के बारे में देखते हैं। पादप हार्मोन, हेडिंग डालो पादप हार्मोन, हेडिंग डाल दो पादप हार्मोन, हेडिंग डाल दो पादप हार्मोन, हेडिंग डालो पादप हार्मोन। मतलब क्या होता है कि पौधों के अंदर पौधों की वृद्धि होगी, पौधों में होने वाली क्रियाएं हो गई, पौधों का नियमन हो गया, ये सब कौन नियंत्रित करता है? पादप हार्मोन नियंत्रित करते हैं। कौन करता है? पादप हार्मोन नियंत्रित करते हैं। मतलब पौधा किस तरफ वृद्धि कर रहा है, किस तरफ नहीं कर रहा है, पौधे के अंदर कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सी नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज पादप हार्मोन नियंत्रित करते हैं। तो अपन पादप हार्मोन के बारे में देखते हैं कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला लिखो ऑक्सिन, पहला लिखो ऑक्सिन। जो ऑक्सिन हार्मोन मैंने अभी मैंने बताया था, ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा लिखो जिब्रेलिन, दूसरा लिखो जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। तीसरा लिखो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। चौथा लिखो एब्सिस अम्ल। चौथा लिखो, पांचवा लिखो इथाइलिन। ये कुछ पादप हार्मोन है जो क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि हो गई, पौधों के अंदर होने वाली अनुक्रियाएं हो गई, पौधों के अंदर होने वाली गति हो गई, पौधों में जितनी भी प्रोसेस होती है उन सबको कौन नियंत्रित करते हैं? पादप हार्मोन। ये सब नियंत्रित करते हैं। फटाफट नोट करो। फटाफट नोट करो। फिर अपन देखो ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन के बारे में देखते हैं, ऑक्सिन के बारे में देखते हैं, ऑक्सिन के बारे में देखते हैं। तो ये क्या करते हैं? कोशिका विभाजन में सहायता करते हैं। पौधों के अंदर क्या करते हैं? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। किसमें? कोशिका विभाजन के अंदर। इस हार्मोन का क्या काम है? पौधों के अंदर कोशिका विभाजन में सहायता करता है, पत्तियों को असमय पर गिरने नहीं देता। क्या करता है? चलो लिख लो फटाफट लिखो कि क्या करता है, इसके काम क्या है? कोशिका विभाजन में हेल्प, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता। ठीक है। दूसरा क्या करता है? पत्तियों को असमय पर गिरने नहीं देता, पत्तियों को टाइम पे ही गिरने देता, असमय पर गिरने नहीं देता, असमय पर गिरने से रोकता है ताकि क्या हो? पत्तियां अटाइम पे नहीं झड़े, सही टाइम पे झड़े। तीसरा ये क्या काम करता है? खरपतवार पर नियंत्रण,
खरपतवार पर नियंत्रण, कि इसके पौधों के पास में खरपतवार एक्स्ट्रा घास ना उगे, ताकि क्या पौधों को पोषण मिलता है, एक्स्ट्रा आसपास एक्स्ट्रा घास ना उगे। ठीक है, दूसरा लिखना जिब्रेलिन के बारे में, जिब्रेलिन के बारे में, दूसरा लिखना जिब्रेलिन के बारे में। जिब्रेलिन के बारे में, जिब्रेलिन क्या करता है, तनों की वृद्धि, तनों की वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, ये कंट्रोल करता है तनों की वृद्धि को। तने की वृद्धि कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, रुकी तो हुई तो नहीं है। दूसरा करता है बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है, बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है। कौन? जिब्रेलिन, बीजों के अंकुरण को बढ़ावा देता है। तीसरा क्या करता है, पुष्प को खिलने में सहायता करता है। क्या करता है कि फूल खिल रहे हैं या नहीं, पुष्प खिलने में सहायता करता है, पुष्प खिलने में सहायता करता है। तीसरा लिखो साइटोकाइन, तीसरा लिखो साइटोकाइनिन, तीसरा लिखो साइटोकाइनिन। यह क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यह क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कि कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन को प्रेरित, कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है, और जीर्णता को नष्ट करता है, जीर्णता को नष्ट करता है। क्या करता है, जीर्णता को नष्ट करता है। फटाफट फटाफट नोट करो। चौथा लिखो एब्सिक एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। ये क्या करता है कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, कि पौधा ज्यादा तो नहीं रहा है। ये क्या करता है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। क्या करता है, पौधों की वृद्धि पर नियंत्रण, पौधों की वृद्धि पर नियंत्रण। प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। दूसरा क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, और चौथा, पांचवा लिखना इथाइलिन, पांचवा लिखो, पांचवा लिखना इथाइलिन, पांचवा लिखना इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है, फलों को पकाने में सहायता करता है। क्या करता है, फलों को पकने में सहायता करता है। इथाइलिन हार्मोन क्या करता है, फलों को पकाने में सहायता करेगा। दूसरा, तने के फूलने में सहायता करता है, तने के फूलने में सहायता करता है। ठीक है, और मादा पुष्पों की क्या करता है, संख्या बढ़ाता है। क्या करता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है, मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाता है। ठीक है, ये हो गया अपने हार्मोन के काम जो याद रखने हैं। एक न एक हार्मोन का काम 100% पूछ लेंगे, बहुत इजी है, कोई इतना हार्ड तो है नहीं। तो फटाफट फटाफट नोट करो। अब देखो हार्मोन और एंजाइम में अंतर देखते हैं अपन। हार्मोन और एंजाइम के अंदर देखते हैं अड़तन अंतर। हेडिंग डालो हार्मोन व एंजाइम में अंतर, हार्मोन व एंजाइम में अंतर। फटाफट हेडिंग डालो हार्मोन व एंजाइम में अंतर क्या हो गया। तो हार्मोन की बात करें तो हार्मोन क्या होते हैं, कि हार्मोन क्या होते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो हार्मोन क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वह क्या करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं। क्या करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं। ये क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं। क्या करते हैं, अंतःस्रावित ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं, ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं। पहला चीज ये कार्बनिक पदार्थ हो गए, ये क्या करते हैं, हार्मोन का क्या काम है, जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी क्या करते हैं, स्त्राव करते हैं। इनका वहन किसके द्वारा होता है, द्वारा होता है। हार्मोन का वहन किसके द्वारा होता है, रुधिर द्वारा वहन होता है। हार्मोन का रक्त इनको लेके जाता है, लेके आता है। कौन करता है, रक्त का काम है ये, कि हार्मोन का वहन करना। किसका काम है, रक्त का।
ठीक है, दूसरा हो गया। फिर देखो यहाँ उपपची क्रियाओं को प्रयुक्त करता है, क्या करता है, उपपची क्रियाओं को, कुछ उपपची प्रक्रियाओं को क्या करता है, प्रयुक्त करता है। उपपची क्रियाएं होती है इसके हार्मोन के द्वारा, हार्मोन के द्वारा क्या होती है, कुछ उपपची क्रियाएं होती है। फिर चौथा देखो, हार्मोन क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, पेप्टाइड होते हैं, क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड, क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड होते हैं। जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड होते हैं। क्या होते हैं, पहला कार्बनिक पदार्थों का, ये कार्बनिक पदार्थ है, इनका वहन कौन करता है, रुधिर करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या करते हैं, स्त्राव करते हैं, प्लस ये उपपची क्रियाओं को क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एंजाइम, नेक्स्ट लिखो एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, ये भी कार्बनिक पदार्थ है, एंजाइम भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, ये भी क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन एंजाइम क्या करते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं। क्या करते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं। किसका, बहिस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं। कौन, हार्मोन क्या करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों का स्त्राव करते हैं। इनका वहन कौन करता है, नलिकाएं करती है। कौन करती है, अपने जो नलिकाएं होती है वह इनका वहन करती है। इनका वहन किसके द्वारा होता है, नलिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हार्मोन का वहन किसके द्वारा होता है, रुधिर के द्वारा होता है। लेकिन एंजाइम का वहन किसके द्वारा होगा, नलिकाओं द्वारा होगा। दोनों में फर्क ध्यान रखना। ठीक है, यह उपपची क्रियाओं का उत्प्रेरक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, उपपची, वो हार्मोन जो होते हैं वो उपपची क्रियाओं को प्रयुक्त करते हैं। लेकिन जो एंजाइम होते हैं वह उपपची क्रियाओं को में जो होता है, जो उपपची क्रिया हो रही है वो उसमें उत्प्रेरक का काम करते हैं। मतलब उपपची क्रियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं मतलब बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं। दूसरा है, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां। नेक्स्ट हेडिंग डालो, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर। अंतःस्रावी व बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर। बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर। अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या हो गया, अंतर। पहला लिखो अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक एक पॉइंट वाइज लिखवा रही हूं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, हेडिंग डाल दो फटाफट फटाफट, चलते जाओ मेरे साथ। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती है उनके अंदर अंतर क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है कि नलिका युक्त होती है। कैसी होती है, नलिका युक्त होती है। सॉरी, अंतःस्रावी नहीं, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है। नलिका का जो स्त्राव कौन करते हैं, हार्मोन करते हैं। तो हार्मोन क्या होता है, नलिका विहीन। और बहिस्रावी ग्रंथियों का कौन करते हैं, एंजाइम करते हैं जो नलिका युक्त। तो इनका जो स्त्राव, ये कैसी होती है, नलिका विहीन होती है। वह कैसी होती है, नलिका युक्त होती है। कैसी होती है, नलिका युक्त होती है। इनके स्त्राव को रुधिर द्वारा, इनके स्त्राव को रुधिर द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, रुधिर द्वारा पहुंचाया जाता है। इनके स्त्राव को नलिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, नलिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। इनका जो स्त्राव है वो नलिकाओं द्वारा होता है। इनका जो स्त्राव है वो रुधिर के द्वारा होता है। यह क्या करती है, अंगों को वृद्धि करने में हेल्प करती है। क्या करती है, अंगों की वृद्धि करने में हेल्प करती है। वृद्धि करने में सहायता करती है। और ये क्या होती है, भोजन और बाह्य पदार्थों को जो भी भोजन और बाह्य पदार्थों पर जो कार्य होता है, भोजन व बाह्य पदार्थों पर कार्य करती है। बाह्य पदार्थों पर क्या करती है, कार्य करती है।
ठीक है। क्या होता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो नलिका विहीन होती है, बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या होगी, नलिका युक्त हो गई। अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने अभी अभी बताया कौन वहन करता है, रुधिर द्वारा इसका स्राव होता है, इसका स्राव नलिकाओं द्वारा होता है। यह अंगों की वृद्धि करती है, अंगों के बढ़ने में सहायता करती है। लेकिन ये क्या करती है, जो बाहर से जो भोजन आ रहा है, बाहर से जो पदार्थ कुछ आ रहा है, बाहरी पदार्थ है, भोजन है, उसमें सहायता करती है। ठीक है, फटाफट नोट करो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मानव शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां, मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां, मानव शरीर में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी है? पहला लिखो पीयूष ग्रंथि, पहली लिखो पीयूष ग्रंथि, पहली हेडिंग डालो पीयूष ग्रंथि, फटाफट हेडिंग डालो। यह कहाँ स्थित होती है पीयूष ग्रंथि? मैंने जब डायग्राम बनाया था मस्तिष्क का, तो मैंने मस्तिष्क के अंदर बताया था कि पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? मस्तिष्क के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये मटर के दाने से भी बड़ी होती है। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने से भी बड़ी होती है। यहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? पहली चीज ये मस्तिष्क के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने से बड़ा। कैसा होता है? मटर के दाने से बड़ा होता है इसका आकार। ठीक है, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। फटाफट नोट कर लो ये चीजें। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। पहली चीज ये मस्तिष्क में प्रेजेंट होती है, मैंने डायग्राम बनाया तब भी समझाया था। दूसरी चीज कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मटर के दाने से थोड़ी सी बड़ी होती है और इसका नाम क्या होता है? दूसरा नाम इसका क्या है? मास्टर ग्रंथि। क्या नाम है? मास्टर ग्रंथि नाम है। ठीक है, ये रहा। यह पीयूष ग्रंथि कुछ हार्मोन स्रावित करती है। पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो कुछ हार्मोन स्रावित करती है। पहला हार्मोन कौन सा हो गया? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हो गया? वृद्धि हार्मोन। कौन सा हो गया? वृद्धि हार्मोन। यह क्या करता है? यह क्या करता है? अस्थियों व ऊतकों की वृद्धि करता है। किसकी? अस्थियों व ऊतकों की वृद्धि करता है। क्या करता है? अस्थियों व ऊतकों की वृद्धि करता है। कौन? जो वृद्धि हार्मोन है वह क्या करता है? अस्थि व ऊतकों की वृद्धि करता है। दूसरा हार्मोन लिखो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा कौन सा हार्मोन है? दूसरा हार्मोन इसका है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा है यूरेटिक हार्मोन। ये कौन स्रावित करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। तो यह क्या काम करता है? यह वृकक द्वारा जल का पुनः अवशोषण करता है। जो वृकक में एक्स्ट्रा जो अपचित जल चला जाता है उससे भी क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। यह क्या करता है? वृकक से जल का अवशोषण क्या करता है? वृकक से जल का अवशोषण करता है। ठीक है, तीसरा लिखो ACFH हार्मोन। ACFH हार्मोन यह क्या करता है? कार्टिसोन के निर्माण के लिए अधिवृक्क कार्टेक्स को उत्तेजित करता है। क्या करता है? कार्टेक्स को उत्तेजित करता है। क्या? वृक्क के अधिवृक्क के कार्टेक्स को उत्तेजित करने में मदद करता है। चौथा लिखो FSH हार्मोन। चौथा लिखो FSH हार्मोन। FSH हार्मोन क्या करता है कि इंट्रोजन से मतलब अंडाशय को उत्तेजित करता है। किसको उत्तेजित करता है? अंडाशय को उत्तेजित करता है। यह एक्ट्रोजन स्त्रावण के लिए अंडाशय को उत्तेजित करता है। किसके लिए? किसके लिए? एक्ट्रोजन स्त्रावण के लिए क्या करता है? अंडाशय को उत्तेजित करता है। अंडाशय को उत्तेजित करने में हेल्प करता है। ठीक है, पहला कौन सा मैंने बताया था? वृद्धि हार्मोन। दूसरा हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तीसरा हो गया ACFH। चौथा हो गया FSH हार्मोन। पांचवा हो गया थायरोक्सिन।
थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्रंथि से। कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्रंथि से। तो दूसरा लिखो थायराइड, दूसरा लिखो थायराइड। दूसरा हेडिंग डालना थायराइड। दूसरी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहाँ प्रेजेंट होती है? अपने गले के अंदर प्रेजेंट होती है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वहां कहाँ प्रेजेंट होती है? थायराइड गले के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लस ये किसका हार्मोन का रिलीज करती है? थायरोक्सिन हार्मोन का। किसका? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? वृद्धि की दर को बढ़ाता है, उपापचय क्रियाओं में मदद करता है। क्या करता है? वृद्धि की दर को भी बढ़ाएगा, वृद्धि की दर को बढ़ाता है। और क्या करता है? उपापचय क्रियाओं में मदद करता है। किसमें? उपापचय क्रियाओं में मदद करता है। कौन? थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। वह पहली चीज की वह जो क्या करेगा? पहली चीज की वह क्या करेगा? उपापचय क्रियाओं को बढ़ाएगा, प्लस वृद्धि की दर को बढ़ाता है, प्लस बॉडी में वृद्धि की दर को बढ़ाता है। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि अपनी बॉडी के अंदर गलगंड रोग हो जाता है। गलगंड रोग को कौन कंट्रोल करता है? थायराइड हार्मोन करता है। कौन करता है? थायराइड हार्मोन करता है। कौन करता है? थायराइड हार्मोन करता है। अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो गलगंड रोग होगा, और थायराइड हार्मोन ज्यादा हो जाए तो भीमाकायता रोग होगा। कौन सा? भीमाकायता। अगर कमी हो गई, थायराइड हार्मोन की अपनी बॉडी में कमी हो गई, तब तो अपने को गलगंड रोग होगा। कौन सा? गलगंड रोग होगा। दूसरा, और वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है तो वह कौन सा रोग होगा? भीमकायिता। कौन सा रोग होगा? भीमकायिता रोग होगा। ठीक है। थायराइड हार्मोन की कमी से गलगंड रोग होगा, थायराइड हार्मोन की वृद्धि से भीमकायिता रोग होगा। फटाफट नोट करो। तीसरा लिखो इंसुलिन हार्मोन। तीसरा लिखो इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। कहाँ से? अग्नाशय ग्रंथि से। अग्नाशय ग्रंथि से क्या रिलीज होता है? इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, जो किसका नियंत्रण करता है? मधुमेह रोग का। किसका नियंत्रण करता है? डायबिटीज का। मधुमेह रोग का नियंत्रण करता है। किसका? मधुमेह रोग का नियंत्रण करता है। और कहाँ से रिलीज होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। कहाँ से रिलीज होता है? अग्नाशय ग्रंथि से रिलीज होता है। ठीक है। जो मधुमेह और डायबिटीज को कंट्रोल करता है, कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। फटाफट नोट करो। नेक्स्ट देखो, अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? अंडाशय से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं। किससे? अंडाशय से। प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, ये क्या करते हैं? मादा लक्षणों को का विकास करते हैं। क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का दोनों का हार्मोन का यही काम है, मादा लक्षणों का विकास करना। विकास क्या करते हैं? कहाँ से रिलीज होंगे? अंडाशय से रिलीज होंगे और मादा लक्षणों का क्या करेंगे? विकास करेंगे। फटाफट नोट करो। एक लिखो वृषण। वृषण से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है। ये क्या करता है? नर लक्षणों का विकास करता है। किसका? नर लक्षणों का। ये क्या करता है? नर लक्षणों का विकास करता है। कौन? वृषण से उत्पन्न होने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन।
ये फटाफट नोट करो। नर लक्षणों का विकास करता है। तो यहाँ पे अपनी क्लास खत्म होती है। 7 चैप्टर यहाँ पे पूरा क्लियर खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो जो अगर इसमें कोई डाउट रह गया हो, मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है, इसमें कोई डाउट रह गया हो तो मुझे वापस कमेंट में मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर देना, किसी पे मैसेज कर देना, अपन रिपीट कर लेंगे, वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तैयार रहना, मेरे साथ जुड़े रहो, मेरे साथ कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करते रहो, चलते रहो। कंप्लीटली कोर्स हो जाएगा, वापस रिवीजन भी करवाएंगे। तो कंप्लीट मेरे साथ चलते रहो। अपन बहुत इजी वे लैंग्वेज में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।